आज इस वीडियो में मैं आपके फेवरेट सुपरस्टार के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं अपने फेवरेट सुपरस्टार के बारे में बात करने वाला हूं। द बिग रेड मशीन केन के बारे में आज की डेट में कोई भी वीडियो नहीं बनाता होगा, क्योंकि उसका रीज़न भी है क्योंकि वो एक रिटायर्ड सुपरस्टार हो चुके हैं। दूसरी बात, उनका करियर भी अब चेंज हो चुका है, लेकिन शायद तक बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मतलब एक ऐसा लेजेंड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग करता है, लेकिन वो एक अंडररेटेड है। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि हाँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपका मतलब आपका भी एक फेवरेट सुपरस्टार है, आप उसको देखना चाहते हो, आप अपना नेट यूज़ कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहोगे मेरे बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप सुनना चाहते हो, अगर रेफलिंग के आप फैन हो, तो हाँ, उस हिसाब से आप अच्छी बात है कि सुन सकते हो। अब कल मैं अपने पुराने यार के साथ एक बार एक डिस्कशन कर रहा था, जहाँ पे हम लोग 2008 से WWE देखा करते थे ना। तो उस वक्त केन 2010 में चैंपियन हुआ करते थे। उसके बाद केन के पहले अंडरटेकर भी चैंपियन रह चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यार मतलब अंडरटेकर को इतना डिजर्विंग फेम क्यों मिला, केन को क्यों नहीं मिला। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि हाँ यार, मतलब देखो केन के पास तो उतना टैलेंट नहीं था, अंडरटेकर बहुत ही बेहतरीन रेफलर था। लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, थोड़ा सा अगर आप बिजनेस के हिसाब से सोचो कि WWE ने क्यों प्रमोट किया था अंडरटेकर को केन से ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे केन का जो करियर है ना, इतना अच्छा नहीं गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न खुद केन थे। अब देखो केन का जो कैरेक्टर है वो ग्लिन जेकब्स नाम का एक आदमी प्ले करता है। अब देखो एक आदमी नहीं, मतलब मैं उनको लेजेंड बोलता हूँ, बहुत बड़े एक नेम एंड फेम, और मेरे लिए तो एक मेरे रोल मॉडल हुआ करते हैं। उनका सबसे बड़ा एक रीज़न है, अब देखो जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न केन ही है, अगर आप ऐसा लेना चाहोगे। मैं 2008 के टाइम पे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, और ना ही मैं WWE देखा करता था। मेरा सबसे पहला मैच जो मैंने देखा था वो था बिग रेड मशीन केन वर्सेस शॉन माइकल्स का 2008 में जो हुआ था। उसके बाद से मैंने WWE देखना शुरू किया, और वहाँ से थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होने लगी। मैंने केन को जितना ऑब्जर्व किया ना, मेरे को बाद में समझ में आया कि भाई WWE स्क्रिप्टेड नहीं होता है। और यहाँ पे उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि भाई मतलब जो हम सामने से देखते हैं वो एक्चुअल में उतना रियलिटी नहीं होती। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छे भी होते हैं रियल लाइफ में। अब देखो केन मेरा रोल मॉडल इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत टाइम पहले एक इकोनॉमिक टीचर हुआ करते थे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने भी टाइम तक उन्होंने 2 या 3 साल तक किसी एक कॉलेज में लिटरेचर इकोनॉमी पढ़ाई थी। और जब तक वहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई ना, तो एक बार उनकी मतलब सैलरी एक बार उन्होंने कभी भी डिस्कस किया था कि उनको हर एक लेक्चर के ऑलमोस्ट $70 मिला करते थे। अगर आप उस वक्त देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उनकी सैलरी पे वेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। लेकिन मैंने बोला ना कि एक अच्छा लीडर जो होता है एक विजनरी होता है। वहाँ पे उनको अपनी बॉडी को लेके एक यहाँ पे अटेंशन हमेशा सीकिंग रहती थी कि भाई आप इतने बड़े हो, आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकते हो। उसके बाद से उन्होंने रेफलिंग में देखना शुरू किया, और फिर वहाँ से भाई वो एक सक्सेसफुल रेफलर बने। अब देखो यहाँ पे 2002 तक केन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेफलिंग में एक्टिव थे। मतलब एक्टिव का मतलब है कि उनका पार्टिसिपेशन केवल स्टोरी लाइन के हिसाब से चलता था। और WWE में उस वक्त बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार थे जिनके खुद के डिसीजन के ऊपर उनके मैचेस बेस्ड हुआ करते थे। अब आप बोलोगे कि भाई विंस मैकमैन के कारण केन की ऐसी दुर्दशा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब देखो विंस मैकमैन ने तो अपनी तरफ से पूरी कसर नहीं छोड़ी केन को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे केन खुद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपना कैरेक्टर में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। मतलब केन ने एक बार रिक फ्लेयर के साथ इंटरव्यू में बोला था कि मेरे को कभी भी उतना स्पॉटलाइट नहीं चाहिए था। उन्होंने 2002 में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो फाइनेंस में बहुत ही अच्छे थे, और मैंने पहले ही बोला कि उनको इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। तो वहाँ पे वो चाहते थे कि मैं अपनी इमेज को ऐसा बनाऊँ कि भाई मैं मतलब टीवी में भी आऊँ, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा हो, लेकिन मेरा जो इफेक्ट है उतना ज़्यादा ना हो। वहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ा एक रीज़न ऐसे दिया। मार्क हेनरी वर्सेस बिग शो वर्सेस केन की एक इंटरव्यू डली हुई है, वहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अनकट वाला वीडियो देखना WWE नेटवर्क में जाके। तो वहाँ पे केन ने ऐसे ही बोला कि उस वक्त से मैंने अपने आप को डाउनग्रेड दिखाना शुरू किया, जहाँ से मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। 2002 के बाद शायद तक केन बहुत ही बार वर्ल्ड टाइटल में सामने आए, लेकिन कभी भी वो विनर नहीं बन सके। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो कभी भी चैंपियन नहीं बनना चाहते थे। चैंपियन ना बनने का एक रीज़न ये होता है कि देखो कोई भी सुपरस्टार अगर एक चैंपियन बनता है ना, तो फिर उसको लाइव इवेंट में भी जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे केन के साथ ऐसा नहीं था, वो केवल पेपर भी उसमें काम करना चाहते थे। अब लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव को हटा देता हूँ ना, तो WWE ने भी ऐसा देखा कि देखो जहाँ पे जब 2002 में केन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी, उसके बाद एक बाइसेप और ट्राइसेप इंजरी के बाद उनकी बॉडी पहले जैसी नहीं रह गई। कंपनी उनको जिस तरीके से देखा करती थी, फैंस उनको उस तरीके से नहीं देख रहे थे। अब सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि उनका मास्क अब रिमूव किया जा चुका था, मास्क भी जा चुका था, वो फिजिक भी जा चुकी थी, बॉडी भी जा चुकी थी।
तो अब शायद तक केन ने ये डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को चेंज करता हूं। वहीं पे एक सबसे बड़ा रीजन आपको देखने को मिला होगा कि भाई सेंटिनो मरेला के साथ उन्होंने एक बार रिंग में डांस किया था। बिग शो के साथ भी एक बार उनका डांस सेगमेंट देखने को मिला और फिर बिग शो के साथ केन की टैग पार्टनरशिप हुई। कहीं ना कहीं कंपनी उनको मिड कार्ड में हमेशा रखना चाहती थी, लेकिन चैंपियन ना बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन था उनका एथलेटिसिज्म। मतलब देखो, केन वॉज बेटर रेफलर, मतलब खाली किससे कंपेरिजन करो, मार्क हेनरी से कंपेरिजन करो, केविन नैश से कंपेरिजन करो, तो जायंट से अगर आप कंपेरिजन करते हो ना, तो केन की रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी और अच्छे मैचेस भी दिए। लेकिन वहीं पे अगर दी अंडरटेकर के साथ आप कंपैरिजन करते हो तो हाई फ्लाइंग मूव्स दी अंडरटेकर लगाने के लिए जाने जाते थे। और भाई जो अंडरटेकर की जो जिमिक थी ना उस टाइम पे, मतलब केन से वो शायद तक 6-7 साल पहले आ चुके थे, तो वो जो 6-7 साल का जो असर था ना वो केन से थोड़ा सा ऊपर अंडरटेकर को रख देता था। वही सबसे बड़ी एक कंपनी का सबसे बड़ा एक रीजन था। दी अंडरटेकर के कारण से ही केन की एक थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा उनके ब्रदर के हिसाब से जानी जाती थी। उनको इंडिविजुअली इतना कभी नेम एंड फेम नहीं मिला। अगर आप देखोगे ना, जब 2010 में भी केन चैंपियन बने थे तो भाई अंडरटेकर को हरा के बने थे। चैंपियन डेज में उन्होंने 3 बार अंडरटेकर को 2010 में हराया। उसके बाद से फिर एज से वो चैंपियनशिप हार गए। तो कहीं ना कहीं अगर पूरा पूरा करियर में अगर आप देखते हो ना, तो केन को हमेशा चीयर तब मिलता था, सपोर्ट तब मिलता था जब वो दी अंडरटेकर के साथ में आते थे। आई डोंट थिंक कि एक लाइव इवेंट अथवा 1 या 2 पेपर व्यू के अलावा केन को अभी उतना सपोर्ट मिला होगा। एक यही सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई केन कभी चैंपियन नहीं बन पाए उतने अच्छे तरीके से, और एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग उनको इतना ज़्यादा अंडररेटेड मानते हैं। लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूँ ना, तो मेरे लिए हमेशा केन सबसे ऊपर रहने वाले। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे रोल मॉडल थे वो, और उनका रीज़न मैंने बताया कि क्यों रोल मॉडल थे। देखो, कोई भी एक सुपरस्टार आप उससे सीख सकते हो कि एक ही टाइम पे वो 3 पर्सनालिटीज़ को कैसे हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द बिग रेड मशीन केन के पास एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाते थे उसी टाइम पे। वो मेयर के लिए चुनाव भी लड़ रहे थे, और उसी टाइम पे वो WWE में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मेन इवेंट में मैच भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पे 3 पर्सनालिटी को अलग से कैरी करके किस तरीके से आप स्केड्यूल बना सकते हो, किस तरीके से आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। आई थिंक मैं हर चीज़ों को थोड़ा सा पैसे के हिसाब से देखता हूँ। और यहाँ पे अगर आपका करियर, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना, तो आप हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। उससे कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका रेपुटेशन उतना ज़्यादा कैसा बन रहा है। क्योंकि देखो, एक करियर से नहीं, अगर आपका 3 करियर से आपका इमेज शो होता है ना, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, आपने कहीं पे भी काम किया, आपको उसमें सक्सेस मिला। तो उस हिसाब से अगर आप सोच के देखोगे ना, तो मेरे लिए तो केन भाई एक लेजेंड के हिसाब से है। अब अगर आप WWE के हिसाब से सोच के देखते हो, तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई उतने अच्छे नहीं थे। WWE में अंडरटेकर के कंपैरिजन में शॉन माइकल्स के, ट्रिपल एच के हिसाब से उतने अच्छे तो नहीं थे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे लिए तो हमेशा अच्छे रहेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बता सकते हो। और हाँ, ये वीडियो में उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो अनबिलीवेबल हो यार। मतलब मेरे लिए आप बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, और थैंक यू सो मच।